अरे माँ जी, जल्दी चलिए, देखिए आपके घर के बाहर एम्बुलेंस आई है। गायत्री भागती हुई दरवाजे पर आती है। तभी उसकी बहू चांदनी को एम्बुलेंस से बाहर लाया जाता है। हे भगवान, ये मेरी बहू को क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया माँ जी। अरे लेकिन ये कैसा एक्सीडेंट है? चोट तो कहीं नजर नहीं आ रही। अरे माँ जी, दिमाग में अंदरूनी चोट लगी है और ये अपनी याददाश्त खो बैठी है। हैं? मेरी बहू याददाश्त खो बैठी है, अब क्या होगा? अब फिक्र मत करिए, बस इनका अच्छे तरीके से ख्याल रखिए। मैंने दवाइयाँ दे दी हैं, अब मैं चलता हूँ। अगले दिन अब तेरी तबीयत कैसी है बहू? बहू? किसकी बहू? हम भैरवगढ़ के ठाकुर विक्रम सिंह की बेटी रूपवती हैं। हम एक राजकुमारी हैं और तुम हमारी दासी हो बुढ़िया। अरे बेटा विशाल, बहू कैसी बहकी बातें कर रही है। अरे कुछ मत पूछो माँ, रात को मुझसे अपने पैर दबा रही थी। सर पर चोट लगने की वजह से इसका दिमाग पूरी तरह खराब हो गया है और ये अपने आप को राजकुमारी समझ रही है। तभी वहां चांदनी आ जाती है। तुम दोनों यहाँ क्या खुसुर फुसुर कर रहे हो? कहीं तुम दोनों मिलकर हमारे खिलाफ कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रहे हो? हम तुम्हारा सर तलवार से उड़वा देंगे, समझे? अरे नहीं नहीं राजकुमारी जी, हम तो आपके सेवक हैं। भला हमारी इतनी हिम्मत? कहिए, आपने यहाँ हॉल में आने का कष्ट कैसे किया? हमें बहुत भूख लगी है। ए दासी, जल्दी से हमारे लिए भोजन का प्रबंध करो। आज हम शाही कबाब खाएंगे। विशाल अपनी माँ को चांदनी की बात मानने के लिए इशारा करता है। ठीक है राजकुमारी जी, मैं अभी आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ। इस तरह विशाल और उसकी माँ ना चाहते हुए भी चांदनी की जी हजूरी में लगे रहते हैं। लाओ माँ, जल्दी से मेरा टिफिन दो, मुझे देर हो रही है। अरे ठहर जा, जरा दम तो लेने दे मुझे। सारे घर का काम मुझे अकेली को करना पड़ता है। तेरी बीवी तो राजकुमारी बनी बैठी है, सारा दिन हुक्म चलाती रहती है। अरे माँ, मेरा भी तो यही हाल है। फिलहाल तुम मेरा टिफिन दे दो, मैं चला। रुको, कहाँ जा रहे हो? अरे मर गया रे, ये कहाँ से आ धमकी? आज हमारा जुहू चौपाटी घूमने का मूड है और हमें अपने लिए नई साड़ियाँ भी खरीदनी है। चलो जल्दी से अपना वाहन निकालो और हमें ले चलो। अरे अब तो मैं गया काम से। अगर आज मैं वक्त पे ऑफिस नहीं पहुंचा तो मेरा बॉस मुझे नौकरी से निकाल देगा। मरता क्या न करता। आखिरकार विशाल चांदनी को घुमाने ले जाता है और चांदनी अपने लिए ढेर सारी शॉपिंग भी करती है। ए दासी, टीवी पर कपिल शर्मा के आने का समय हो गया है, जल्दी से टीवी शुरू करो। अरे वाह, कपिल शर्मा तुझे याद है, बाकी कुछ याद नहीं। बहू तू तो बड़ी चालू लगती है, अपने फायदे की हर चीज तुझे याद रहती है। मैं तो तेरी इस अजीब बीमारी से परेशान हो गई हूँ। अगले दिन, अरे डॉक्टर साहब, आप इतने दिन से मेरी बहू का इलाज कर रहे हैं, लेकिन उसकी बीमारी तो सुधरने के बजाय और बढ़ती जा रही है। अरे माँ जी, ये दिमागी बीमारी है। बेचारी की याददाश्त चली गई है, वापस आने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ही ना। गायत्री डॉक्टर से बात कर ही रही होती है कि तभी उसकी पुरानी सहेली शीला वहां आ जाती है। शीला को देख अचानक डॉक्टर घबरा जाते हैं। अच्छा माँ जी, मुझे एक मरीज को अर्जेंट देखने जाना है, मैं चलता हूँ। ये कौन था? अरे अब क्या बताऊं शीला, एक एक्सीडेंट भी मेरी बहू की याददाश्त चली गई है। ये डॉक्टर उसका इलाज कर रहा है। ये डॉक्टर कब से बन गया? अरे ये तो चमन पान वाले का लड़का है, सारा दिन नौटंकी करता रहता है। अच्छा तो ये बात है, अब मैं समझी। मेरी बहू और ये पान वाले का लड़का दोनों मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे थे। चल तू मेरे साथ। गायत्री
शीला को एक बड़ा सा डंडा हाथ में देकर अपनी बहू चांदनी के कमरे में ले जाती है। बहू, ये मेरी सहेली है, एक डॉक्टर है। इसने तेरे जैसे न जाने कितनों का इलाज 2 मिनट में कर दिया है। इसका कहना है कि सर पर जहाँ चोट लगी हो, अगर उसी जगह दोबारा किसी बड़े डंडे से जोर से मारा जाए तो मरीज की याददाश्त वापस आ जाती है। देख, हम डंडा भी लाए हैं। अपनी सास की बातें सुनकर और हाथ में बड़ा डंडा देख चांदनी घबरा जाती है। अरे बाप रे, मैं तो फंस गई। इस डंडे की एक बार की वार से ही मैं तो चारों खाने चित हो जाऊंगी। अब क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? लेकिन गायत्री, डंडा सर पर ठीक उसी जगह लगना चाहिए जहाँ चोट लगी है। अरे तू चिंता मत कर, 2-4 बार मारूंगी तो एक बार तो सही जगह लग ही जाएगा ना। चल बहू, तैयार हो जा। अरे नहीं नहीं माँ जी, मुझे मत मारिए। दरअसल घर के काम करने से बचने के लिए मैंने ये सब नाटक किया था। मुझे माफ कर दीजिए, मैं कान पकड़ती हूँ। दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। क्यों दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। राजेश अपनी भाभी नीलम का लाडला था। नीलम भी राजेश को अपने बेटी की तरह प्यार करती थी। राजेश, लखनऊ वाले मामा जी ने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता बताया है। लड़की बहुत अच्छी है, अब तुम शादी कर लो। अरे नहीं भाभी, शादी तो बर्बादी है। भला तुम्हारे हाथों के खाने में जो स्वाद है वो किसी और के हाथों में कहाँ। मुझे अभी शादी नहीं करनी भाभी। राजेश की ना नुकुर करने के बावजूद घर वाले उसकी शादी करवा देते हैं, लेकिन फिर भी राजेश अपनी भाभी का पल्लू नहीं छोड़ता। वो अपनी पत्नी को बिल्कुल तवज्जो नहीं देता था। उसके लिए उसकी पत्नी सुधा का होना ना होना बराबर था। अरे राजेश, तुम अकेले बाहर जा रहे हो, सुधा को भी लेते जाओ। अरे क्या भाभी, हफ्ते में 1 दिन तो छुट्टी मिलती है और आप वो भी खराब करना चाहती हैं। सुधा बाहर जाके क्या करेगी, वो घर में ही ठीक है। वैसे मुझे देर हो रही है भाभी, चलता हूँ मैं। राजेश की इस बेरुखी से सुधा हमेशा उदास रहती थी। फिर एक दिन नीलम इस विषय को लेकर अपने पति से चर्चा करती है। सुनिए जी, राजेश को कब अकल आएगी? वो तो सुधा की बिल्कुल कदर ही नहीं करता। अब आप ही बताइए, ऐसे कैसे चलेगा? तुम ठीक कहती हो, राजेश को सही रास्ते पर लाना ही पड़ेगा। चलो, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। फिर 2 दिन के बाद नीलम बाजार से खरीदारी करके घर लौटती है। ये लीजिए माँ जी, मैं आपके लिए नई साड़ी लेकर आई हूँ। बबलू, ये तुम्हारे लिए। नीलम सबके लिए कुछ न कुछ लेकर आती है। भाभी, आप मेरे लिए कुछ नहीं लेकर आई क्या? अरे राजेश, तुम क्या समझते हो, मैंने कोई बैंक खोल रखा है या फिर घर के आंगन में पैसों का पेड़ लगा रखा है? तुम हर बात के लिए मुझसे उम्मीद क्यों रखते हो? अब बड़े हो गए हो, अच्छा कमाते हो। क्या भाभी, मैं तो बस। अरे बस भी करो, तुम्हारी ये बच्चे जैसी ना समझ बातें सुनने के लिए मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। नीलम राजेश को झिड़ककर वहाँ से चली जाती है। राजेश अचानक अपनी भाभी का ये रूप देख असमंजस में पड़ जाता है। फिर एक दिन नीलम रसोई घर में खाना बना रही होती है कि तभी राजेश वहाँ आता है। भाभी, आज मैंने अपने बॉस से वादा किया है कि उनके लिए आपके हाथों का बना गाजर का हलवा लेकर आऊंगा। आपके हाथ से बने गाजर के हलवे में तो जादू है, जादू। मेरे बॉस तारीफ करते नहीं थकते। प्लीज अब जल्दी से बना दीजिए ना भाभी। नीलम राजेश के ऊपर भड़क जाती है। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? आखिर तुम मुझे समझते क्या हो? इस घर की नौकरानी? जब देखो तब फरमाइश करते रहते हो, भाभी ये बना दो, भाभी वो बना दो। अरे तुम्हारी पत्नी सुधा भी तो इस घर में रहती है, तुम उससे कुछ क्यों नहीं कहते?
भाभी, आप इस तरह की बातें क्यों कर रही हैं? अरे बस भी करो राजेश, मेरा दिमाग और मत खराब करो, जाओ यहाँ से। अपनी भाभी का इस तरह बेरुखी भरा बर्ताव देख राजेश को बड़ा बुरा लगता है और वो उदास होकर अपने कमरे में बैठ जाता है। तभी उसकी पत्नी सुधा वहां आती है। क्या हुआ जी, आप इस तरह उदास क्यों बैठे हैं? राजेश अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। राजेश की बात सुनकर सुधा मुस्कुरा के कहती है, बस इतनी सी बात। चलिए जी, मैं आपके बॉस के लिए गाजर का हलवा बना देती हूँ। अरे छोड़ो, तुमसे नहीं हो पाएगा, रहने दो। आप तो बस देखते जाइए जी, अभी आती हूँ मैं। थोड़ी देर के बाद सुधा हलवा बना के राजेश को देती है। फिर राजेश अपने ऑफिस चला जाता है। शाम को जब राजेश घर आता है तो खुशी के मारे अपनी पत्नी सुधा को गले लगा लेता है। अरे वाह सुधा, तुमने तो कमाल कर दिया। सच में क्या स्वादिष्ट हलवा था। मेरे बॉस बहुत तारीफ कर रहे थे और इस हफ्ते घर आ रहे हैं तुम्हारे हाथों का खाना खाने। और इतना ही नहीं, उन्होंने मेरा प्रमोशन भी कर दिया है। सच? हाँ, मुझे माफ कर दो सुधा, आज तक मैं तुमसे गैरों की तरफ पेश आता रहा। अरे ये कैसी बातें कर रहे हैं जी, मैं तो आपकी पत्नी हूँ। धीरे धीरे राजेश अपनी पत्नी के साथ पूरी तरह घुल मिल जाता है और अपना ज्यादातर समय सुधा के साथ बिताने लगता है और उसकी हर छोटी मोटी जरूरतों का ख्याल भी रखता है। ये देख राजेश के भैया और भाभी बहुत खुश होते हैं। फिर एक दिन राजेश और सुधा बाहर से घूम कर आते हैं। राजेश, सुधा के प्रति तुम अपनी जिम्मेदारी समझो, इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव किया था। अगर तुम्हें मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर देना। अरे अरे भाभी, ये क्या कह रही हैं? मैं जानता हूँ आप तो मेरे लिए हमेशा अच्छा ही सोचोगी। आखिर आप वर्ल्ड की बेस्ट भाभी जो है। इसे कहते हैं अंत भला तो सब भला। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है। ऐसा और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक कमेंट शेयर करना नहीं भूलना। नीचे का जो लाल बटन है उसको जल्दी से ग्रे कलर करो, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर मेरे को मोटिवेशन करता है ऐसा वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।